आज के वीडियो में हम देखेंगे लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या अंतर है, उसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि लिटरेचर एक्चुअल में है क्या। अगर आप रूट पे जाएं तो इट इज़ ऑल अबाउट मीनिंग मेकिंग, राइट, कि किस तरह से मीनिंग को क्रिएट किया जाता है। अगर आप साइंस को देखें तो वहाँ पे फैक्ट्स दिखाए जाते हैं। इसी तरह से हिस्ट्री में आप कह सकते हो कि इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जा सकता है। फिलॉसफी में सत्य की खोज हो रही है। लेकिन लिटरेचर में क्या है कि आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को वॉइस दी जा रही है। दैट इज़ लिटरेचर, लाइक गिविंग एक्सप्रेशन टू योर थॉट्स। तो ये जो काम है कि आप कैसे एक्सप्रेस बेटर कर पाओगे, उसके लिए लिटरेरी टेक्निक्स का यूज़ होता है। कुछ टूल्स, टेक्निक्स जो लिटरेचर में हैं, उन्हीं को लिटरेरी डिवाइस कहा जाता है। मीन्स कि ये उस तरह के टूल्स हैं जो आपको बेहतर एक्सप्रेस करने में या लिटरेचर को लिटरेरी बनाने में मदद करते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है ये इसी का एक सब पार्ट है। ये लिटरेरी डिवाइस का ही एक पार्ट है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि लिटरेरी डिवाइस बहुत ब्रॉड टर्म है। इसमें आपका सिम्बोलिज्म, फ्लैशबैक, जैसे मूवीज़ या प्लेज में फ्लैशबैक आपने देखा होगा, फोर शेडोइंग जो ड्रामा में रहता है, ये सब कुछ लिटरेरी डिवाइस के अंदर आ जाता है। इसी तरह से सारे फिगर्स ऑफ स्पीच भी लिटरेरी डिवाइस में आप काउंट कर सकते हो। तो फिगर ऑफ स्पीच को आप एक किस्म का कह सकते हो कि ये पोएटिक डिवाइसेस की तरह हैं, राइट। सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज सिमिली। अब सिमिली और मेटाफर दो ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो हम सभी ने नाइन्थ स्टैंडर्ड से पढ़ रखे हैं। लिटरेचर की जब बात आती है तो सबसे पहले एक कंपैरिजन जो रहता है, जो कि एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी है। आई मीन इवन एक बच्चा भी जब सबसे पहले एक एक एरोप्लेन देखेगा तो वो कहेगा कि कितनी बड़ी चिड़िया है, राइट। तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्ट्स विथ कंपैरिजन। एक एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो है वही सिमिली में राइटर के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। तो सिमिली और मेटाफर हमने पढ़ा भी है और कुछ लोग, बहुत से लोग जानते भी होंगे, जिसमें दो अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। ये डेफिनेशन हम सबने पढ़ रखी है, राइट, कि किन्हीं दो चीज़ों को जब कंपेयर किया जाता है जो कि असलियत में बहुत अंतर है दोनों में, वहाँ पे सिमिली होता है। और हिंदी में इसी को कहते हैं कि उपमा अलंकार कहते हैं। तो बेसिकली आप देखो कि एक लाइन है, माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज। रॉबर्ट बर्न्स की ये लाइन है। तो यहाँ पे पोएट ने क्या किया, उसने अपने लव को, अपने लवर को एक रेड रोज से कंपेयर किया हुआ है। अब एक ब्यूटी एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है कि जिसको आप चाहकर भी दिखा नहीं सकते हो, आप मेजर नहीं कर सकते हो। लेकिन एक सिंबल के द्वारा, एक रेड रोज के द्वारा उसने अपने लवर के बारे में जब लिखा तो हमारे मन में एक इमेज बनी। हमने कहा हाँ, एक एक रोज से हमने कंपेयर किया तो हमारे माइंड में कुछ इमेज बनी। एंड दैट इज़ हाउ लिटरेचर वर्क्स। ग्रेट राइटर्स हमेशा इमेजेस में बात करते हैं और वही लिटरेचर का काम भी है। वो इस तरह का एक्सपीरियंस आपके पास छोड़ता है कि आप देर तक चीज़ों को याद रख पाते हो। अदरवाइज सिंपल सी बात है, जैसे जैसे गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई डिज़ायर्स डिज़ायर्स आर द रूट कॉज ऑफ पेन। एक सिंपल सी लाइन है कि जो इच्छाएं हैं वो दुख का कारण है। अब उसी को देखो मिर्ज़ा गालिब कैसी खूबसूरती से बयां करते हैं। वो कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। नाउ दिस इज़ अ पोएट टॉकिंग। यू नो कैसे एक ख्वाहिशों से परेशान होके कि कितने ज़्यादा अरमा भरे रहते हैं इंसान के जहन में, जो कि पूरे नहीं हो पाते, कुछ अधूरे रह जाते हैं, और उसी दुख को प्रकट करता हुआ एक पोएट का शेर है। तो आप देख सकते हो कि कैसे लिटरेचर सिर्फ कंपेयर नहीं करता है। हमने जैसे पढ़ा है कि कंपैरिजन है, आई वुड से इट इज़ अ रेवलेशन ऑल्सो, कि एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को एक नोन चीज़ से कंपेयर करके आप कोई चीज़ को रिवील कर रहे हो। जैसे यहाँ पे पोएट ने अपने लवर की ब्यूटी को रिवील कर दिया किसी नोन चीज़ के से कंपेयर करके, राइट। तो इसी तरह से आप बाकी एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे एज ब्रेव एज अ लायन, लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी, कि ये तो बहुत कॉमन है, लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी। इसी तरह से कुछ लिटरेरी एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहें, जैसे शेक्सपियर का है कि लाइक एज द वेव्स, और इसमें आगे वो कहते हैं कि लाइफ भी ऐसी ही है, कि लाइफ गोज ऑन, कि ज़िंदगी भी लहरों की तरह बिना रुके चलते रहती है। तो देख सकते हो कि कैसे एक ज़िंदगी को समझाने के लिए लहरों का
एग्जाम्पल लिया, जो कि हम जानते हैं, हमने सबने नदियाँ देखी है, लहरें देखी है, तो समझाने के लिए, रिवील करने के लिए एक ट्रुथ को इस तरह से यूज़ किया गया। तो इट इज़ नॉट अ मेयर कंपैरिज़न, रादर इट इज़ ऑल्सो अ रिविलेशन। एक इमेजरी जो क्रिएट हो रही है, वो उस चीज़ का आधार है, राइट? ऐसे ही अगला आता है मेटाफर, जिसको हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। अब वो भी सिमिली के ही जैसा है, उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि सिमिली की तरह लाइक या एस का यूज़ नहीं होता। जैसे जब हम सिमिली पढ़ रहे थे, आप अगर सिमिली के एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें लाइक आ रहा है या फिर एज आ रहा है, तो तुलना करने वाले जो शब्द हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन मेटाफर में आप अगर देखो, तो उसमें इम्प्लाइड कंपैरिजन है। जैसे उसमें सीधे टाइम इज़ अ थीफ, समय एक चोर है कह दिया है। समय चोर के जैसा है नहीं कहा है, समय ही चोर है। तो एक किस्म का इम्पोज कर दिया है, उसकी आइडेंटिटी को इम्पोज कर दिया है। अब जैसे ऐसा कहने के पीछे अगर आप देखो, शेक्सपियर की लाइन है कि समय जो है आपका धीरे धीरे कैसे टाइम गुजरता है, और वो आपका बचपन चुरा लेगा, जवानी चुरा लेगा, धीरे धीरे समय बीत जाता है। तो उस सेंस में उसने कहा कि टाइम इज अ थीफ, राइट? ऐसे ही शेक्सपियर की बहुत ही महान लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, मतलब ये दुनिया एक रंगमंच है। अब देखिए शेक्सपियर कैसे इस रंगमंच के मेटाफर को उठाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं, तो वो हमारी एंट्री है एक स्टेज पर। और स्टेज पे जैसे एक आर्टिस्ट कई सारे रोल्स प्ले करता है, उसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में हो सकता है कोई रिलेशन का रोल प्ले करेंगे, कभी स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे, अपने काम पर अलग अलग रोल प्ले करके, और फिर हमारा एग्जिट हो जाएगा बाई डेथ। So that is a very great example of metaphor, and in fact Shakespeare was a kind of genius in the field of metaphor. शेक्सपियर के आप भी मानेंगे कि सिमिली जो है उसको पहचानना काफ़ी आसान है, क्योंकि उसमें लाइक एज ये सब रहता है, लेकिन मेटाफर को थोड़ा दिमाग लगता है उसमें। बेशक लाइक और एज हट गया है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी, जो कंपैरिजन का जो डिग्री है वो बहुत बढ़ गया है। अब उसको इम्पोज ही कर दिया है, उसकी आइडेंटिटी ले ली गई है, राइट? होप इज़ अ थिंग विथ फेदर्स, ये एमिली डिकिंसन की लाइन है कि होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स, कि एक बर्ड से, एक चिड़िया से उम्मीद की तुलना की जा रही है, देखिए। और अगर आपने एक पोएम पढ़ी हो टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड, 20वीं शताब्दी की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, तो उसमें उन्होंने एक स्पिरिचुअल डीके को दिखाने के लिए, कि एक लस्टफुल दुनिया को दिखाने के लिए वेस्टलैंड का मेटाफर लिया हुआ है, राइट? इसी तरह से एनिमल फार्म भी है, दैट इज़ बेसिकली एन एलिगरी, लेकिन जो एनिमल्स हैं उसमें वो पॉलिटिकल ग्रुप्स, पॉलिटिकल लीडर्स का को मेटाफर के रूप में है, राइट? सो सिमिली और मेटाफर एक कंपैरिजन है ऑब्वियसली, जिसमें दो अलग चीज़ों की तुलना की जा रही है, ऑलराइट? तो अब अगले दो जो हमें पढ़ने हैं, मेटोनिमी और सिनेक्डकी। मेटोनिमी और सिनेक्डकी में अंतर यह है कि यहाँ पे कंपैरिजन की जगह रिप्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। मीन्स कि जैसे अभी पुराने दो जो हमने पढ़े उसमें कंपेयर किया जा रहा था, यहाँ पे अब किसी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रिप्लेस किया जाएगा। और रिप्लेस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दोनों में समानता है, उन दोनों में अंतर नहीं है, वो दोनों समान है। अब समान कैसे हैं ये देखिए, कि जैसे मेटोनिमी है, मेटोनिमी में जो क्राउन है, क्राउन को मोनार्की का सिंबल बहुत बार लिया गया है। इनफैक्ट शेक्सपियर ने काफ़ी यूज़ किया है इस पे, कि किंग की जगह क्राउन को यूज़ कर देना। अब आप अगर ध्यान से देखो कि क्राउन, किंग जो है हमेशा क्राउन पहनता है, राइट? तो उसकी वजह से वो एक कल्चरली इतना ज़्यादा जुड़ गया है किंग से, कि उसी का यूज़ हो जा रहा है। जैसे हम कहते हैं व्हाइट हाउस ने ये अनाउंस किया, या संसद ने ये अनाउंस किया। क्या वो बिल्डिंग अनाउंस कर रही है? नो। लेकिन वो जो गवर्नमेंट है, जो लोग, जो तंत्र है वहाँ का, वो अनाउंस कर रहा है, लेकिन वो जो सिंबल है वो उस गवर्नमेंट से जुड़ गया है, राइट? इसका एक कॉमन एग्जांपल आप देखते हो कि प्रेस के लिए, अब जैसे जर्नलिस्ट या मीडिया आती है तो हम कहते हैं कि प्रेस वाले आए हैं। तो क्या प्रेस प्रेस क्या है यहाँ पर? प्रेस मशीन है बेसिकली। तो क्या मशीन आई है? मशीन नहीं आई है, लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस है उनकी, उससे उनको इतना जोड़ दिया गया है कि अब वो उसी का पार्ट बन गया है। अब उनसे रिप्लेस कर दिया जाता है कि प्रेस वाले आए हैं। बेसिकली अगर आप उसके सत्यता पे जाएँ तो वो एक मशीन है, राइट? तो इस तरह से कोई वर्ड जब काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाता है कल्चरली किसी चीज़ से, तो वो रिप्लेस करने के काम आ जाता है उसको। इसको बोलते हैं मेटोनिमी। जैसे क्राउन या बेंच, जजेस को द बेंच कह देना जजेस के लिए, ये भी काफ़ी कॉमन है।
तो इसी तरह से सिनेक्डकी आता है। मेटोनिमी से थोड़ा-सा अंतर क्या है कि सिनेक्डकी में आपके होल और पार्ट वाला रिश्ता होगा। जैसे एक फैक्ट्री का मालिक जब कहता है कि मुझे 10 हाथ और चाहिए, बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है? उसका ये मतलब है कि उसे 10 लोग चाहिए या 5 लोग चाहिए। तो वहाँ पर हाथ जो है वो इंसानों का पार्ट है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ़ उसने हाथ कह दिया तो समझ गए कि इंसान है, इंसान की ज़रूरत है। ऐसे ही मान लीजिए एक कोई शिप का कैप्टन है और वो ये लाइन कह रहा है कि ऑल हैंड्स ऑन द डेक, तो वहाँ पर उसका मतलब यही है कि सभी लोग डेक पे आ जाओ, है ना? ऐसे ही शेक्सपियर की लाइन है कि लैंड मी योर ईयर्स, अब अपने कान उधार दो, मतलब कि मतलब मेरी बात सुनो, राइट? अब ईयर्स इंसान का पार्ट है। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, दोनों में फ़र्क क्या है। सिनेक्डकी में अगर आप देख रहे हो ना, तो फिजिकली पार्ट है वो उस चीज़ का। जैसे हैंड्स है, वो इंसान का हाथ का पार्ट है। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि क्राउन जो है वो किंग की बॉडी का पार्ट है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो है, वहाँ पे कल्चर की वजह से वो एसोसिएट हो रहा है। लेकिन सिनेक्डकी में क्या है, जैसे ईयर्स, अब ईयर्स कानों के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ईयर्स एक्चुअल में फिजिकल पार्ट है, राइट? तो जैसे नाइस व्हील्स किसी गाड़ी के लिए कह दिया जाता है, ठीक है? तो ये सिनेक्डकी है। लैंड मी योर ईयर्स, या फिर मिल्टन ने जैसे आर्म्स यूज़ किया है सोल्जर्स के लिए, या होमर ने ओर्स का यूज़ किया है। ओर्स उसको बोलते हैं जो चप्पू रहता है नाव चलाने वाला, तो उसके लिए जब यूज़ किया है तो ऑब्वियसली वो उसका पार्ट है। तो ये सिनेक्डकी है। अब कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए थोड़ा-सा कंपैरिज़न यहाँ पे दोबारा पढ़ लेते हैं। हमने अभी तक 4 डिवाइसेस पढ़े हैं, सिमिली, मेटाफर, मेटोनिमी और सिनेक्डकी। अब सिमिली और मेटाफर हमने सिंपली कहा कि जहाँ पे 2 अलग-अलग चीज़ों में, 2 फ़र्क चीज़ों में कंपैरिज़न हो रहा है। सिमिली में एक्सप्लिसिट कंपैरिज़न है, मतलब दिख रहा है कंपैरिज़न है, क्योंकि लाइक या एज़ आ जाता है, ये सबसे आसान है पहचानना। इनफैक्ट एग्ज़ाम में आएगा तो ये बहुत आसान है, लाइक एज़ अगर दिख रहा है तो सिमिली है। लेकिन मेटाफर में ये लाइक और एज़ नहीं होगा, लेकिन तुलना ज़रूर होगी, जैसे टाइम इज़ अ थीफ। ऐसे ही मेटोनिमी में एसोसिएशन के द्वारा, मेटोनिमी और सिनेक्डकी में एसोसिएशन के द्वारा रिप्लेसमेंट हो रहा है। ऊपर वाले दो में कंपैरिजन हो रहा है। रिमेंबर दिस वर्ड, ऊपर दो में कंपैरिजन है, नीचे दो में रिप्लेसमेंट या सब्सटीट्यूशन है। तो दो ऑब्जेक्ट्स का सब्सटीट्यूशन किस बेस पे हो रहा है मेटोनिमी में? क्योंकि कल्चरली वो चीज़ उससे जोड़ के देखी जा रही है, जैसे क्राउन या फिर प्रेस। इन दोनों को याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। ऐसे ही सिनेक्डकी में पार्ट होल वाला रिश्ता है, जैसे हाथ हो गया, कान हो गया, ये दो हमने अभी देखे थे। तो जब फिजिकली उसका पार्ट होगा तब रिप्लेस हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए 4 लाइनें दी गई है, जैसे आप देख सकते हो। टाइम इज़ अ थीफ में मेटाफर है, द क्राउन अनाउंस्ड, इसमें क्या है? मेटोनिमी। ऐसे ही ऑल हैंड्स ऑन डेक, इसमें है सिनेक्डकी, और हर फेस इज लाइक द मून, इट इज ऑब्वियसली अ सिमिली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस, इसमें आगे हम देखेंगे पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है मानवीकरण अलंकार। तो उस बेसिस पे समझना बहुत आसान है। ऑब्वियसली हमने पढ़ा हुआ है हिंदी ग्रामर में कि जब किसी निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु, यानी कि इंसानों की उपाधि दे दी जाती है, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। दैट इज पर्सोनिफिकेशन, कि किसी नेचर को, नेचर के एलिमेंट को आपने कह दिया। जैसे आपने कहा कि चाँद आज मुस्कुरा रहा है। ऑब्वियसली चाँद कैसे मुस्कुराएगा, लेकिन एक एक ह्यूमन क्वालिटी उसको दे दी मुस्कुराने वाली। ऐसे ही सिर्फ नेचर को ही नहीं, जब आप एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को भी ऐसी वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि अगर आपने एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पढ़ी हो, तो उसमें एक लाइन आती है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर टॉयल, कि एम्बिशन उनका, उन गरीब गांव के लोगों का मजाक ना उड़ाए। अब एम्बिशन एक आइडिया है, उसको एक इंसान की तरह दिखाया गया है कि वो मजाक उड़ाएगा। तो या तो आप नेचर की चीज़ों को, या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को जब मानव की उपाधि देते हो, ह्यूमन इमोशंस देते हो, तो वहाँ पर क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। ऐसे ही कुछ लाइनें, लिटरेरी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। एमिली डिकिंसन की फेमस लाइन है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। इस तरह से ये पोएम है। तो कह रहे कि अब डेथ जैसी एक खौफनाक चीज़ को इस तरह से दिखा दिया कि जैसे वो कोई जेंटलमैन हो, कि डेथ ने मेरे लिए वेट किया। तो ये बस वैसे लिटरेचर में ही हो सकता है इस तरह की चीज़ें। ऐसे ही वर्ड्सवर्थ के उसमें जो नेचर है,
वो काफ़ी ज़्यादा एक लिविंग कंपेनियन की तरह यूज़ होता है। या फिर कीट्स ने ऑटम ओड टू ऑटम में दिखाया है कि वो कैसे एक रीपर और एक हार्वेस्टर है। मतलब एक पौधे लगाने वाला और फसल काटने वाला एक जैसे कि कोई इंसान हो, तो उस तरह से इमेज यूज़ की हुई है। So that is why all these are examples of personification. ऐसे ही जो अगला है एपोस्ट्रोफी, अब प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जनरली हम देखते नहीं है, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इट इज़ प्रोनाउंस्ड एपोस्ट्रोफी। ये एक्चुअल में क्या है कि लास्ट में जो पी एच ई से एंड हो रहा है, ये ग्रीक प्रोनाउंसिएशन की वजह से इस तरह से प्रोनाउंस किए जा रहे हैं, राइट। तो एपोस्ट्रोफी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस। संबोधन जरूरी है, इसमें संबोधन करेगा। अभी क्या हो रहा था कि मानवीकरण और जो भी अपना पर्सोनिफिकेशन था, उसमें सिर्फ एक उपाधि दी जा रही थी, इक्वालिटी दी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर संबोधन जरूरी है। किसी एब्सेंट चीज को, कोई चीज जो अभी प्रेजेंट नहीं है, उसको संबोधित कर दिया। जैसे इसका चाहे ना चाहे आप कई बार यूज भी करते होंगे। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो कि भगवान बचाए, अब बस अभी यहाँ पर क्या है कि भगवान प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपने एक संबोधित किया एक एब्सेंट चीज को, एंटिटी को, राइट। ऐसे ही एक इसकी पहचान है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, जैसे ओ टू द वेस्ट विंड में ये काफ़ी यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मिल्टन एक्सक्लेमेटरी मार्क है, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, वर्ड्सवर्थ की ये लाइन है मिल्टन के लिए। तो मिल्टन ऑब्वियसली मिल्टन मर चुके हैं उस टाइम तक, लेकिन वो जानबूझ के उनको एड्रेस कर रहे हैं, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, है ना। तो डेथ ऑब्वियसली एक अननोन एंटिटी है जो प्रेजेंट नहीं हो सकती वहां पर, लेकिन उसको एड्रेस किया जा रहा है। तो पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में जो अंतर है, अगर वो समझना है आप, तो ऐसे देखिए कि पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है द मून स्माइल्ड। मान लीजिए आपने कहा कि चांद मुस्कुराया, और उसी की जगह अगर आप कहते हो ओ मून गाइड माई पाथ, ओ मून मुझे रास्ता दिखाओ, तो यहाँ पे आप मून से कन्वर्सेशन ही करने लगे हो, आप बात करने लगे हो। तो इंसान की ऑब्वियसली लोनलीनेस का कोई ठिकाना तो है नहीं, इसीलिए ये सब इजाद हुआ है, राइट। तो एपोस्ट्रोफी में क्या होगा कि एब्सेंट चीज को आप एड्रेस करने लगते हो, उससे बात करने लगते हो, और पर्सोनिफिकेशन में सिर्फ आप क्वालिटी देते हो। इसी में एक छोटा सा टॉपिक मैं बताना चाह रहा था, इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे वैसे, पैथेटिक फैलेसी। अब पैथेटिक फैलेसी क्या है, इसमें जो नेचर है उसमें वही इमोशंस दिखा दिए जाते हैं जो उस वक्त एक इंसान में चल रहे हो। जैसे मान लो कोई सैड सीन है और राइटर कहता है द ग्लूमी स्काई मिरर्ड हर सॉरो, कि एक लड़की है, उसका दुखी लड़की है, और उसके लिए स्काई को दुखी दिखाया गया है ना। या फिर द एंग्री स्टॉर्म स्क्रीम्ड अक्रॉस द सी, इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है और पैथेटिक फैलेसी भी है। पैथेटिक फैलेसी बस क्या है कि इमोशन दे देना, जो उस वक्त चल रहा है इंसान के जहन में, वही इमोशन बाहर के नेचर को दे देना, ये पैथेटिक फैलेसी है, राइट। तो इसी तरह से हम आगे देखते हैं हाइपरबली। अब हाइपरबली तो बहुत यूज़ होता है आम जिंदगी में भी। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त जो है आपके लिए, आप अपने दोस्त के लिए वेट कर रहे थे, और जब वो आए और आप कहें कि 2 घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और आपने इंतज़ार सिर्फ 5 मिनट किया है, तो यहाँ पे क्या आपने किया, क्या आपने झूठ बोला है? एक्चुअली ये एक इमोशनल ट्रूथ है, आपका इमोशन वहाँ पे सही है कि इमोशनली ट्रूथ है वो सेंटेंस, लेकिन वैसे आपने बड़ा चढ़ाकर बात को कहा है। ऑब्वियसली अब लिटरेचर ने कोई ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है कि हम सब कुछ सत्य बताएंगे। लिटरेचर तो है ही ऐसा जिसमें फिगरेटिव लैंग्वेज यूज होती है, जिसमें फिक्शन होता है, गढ़ी हुई बातें होती हैं, राइट। तो हाइपरबली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिटरेरी डिवाइसेस का। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन इफेक्ट के लिए वो कहा जा रहा है, एक ड्रामेटिक इफेक्ट हासिल करने के लिए, ठीक है। तो कुछ लिटरेरी एग्जांपल्स अगर आप इसके देखें, तो जैसे शेक्सपियर की मैकबेथ में एक लाइन आती है, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन। मैकबेथ कह रहा है, जब उसने राजा का कत्ल कर दिया है उसके बाद हाथ से वो ब्लड साफ करते वक्त कह रहा है, तो क्या एक एक समुंदर का पानी भी उसका हाथ क्लीन नहीं कर पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। क्या क्या ब्लड इतना ज़्यादा है? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन गिल्ट बहुत ज़्यादा है, गिल्ट बहुत बड़ा है, वो दिखाने के लिए इस तरह का बड़ा चढ़ा के स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ऑब्वियसली मैकबेथ एक साइकोलॉजिकल प्ले है, आप अगर पढ़ें तो उसे। ऐसे ही एंड्रयू मार्वेल की जो टू हिज कॉय मिस्ट्रेस है,
उसमें उन्होंने कई बार हाइपरबली का यूज़ किया है अपने प्यार को दिखाने के लिए, राइट? टिल ऑल द सीज गैंग ड्राई, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे समुद्र सूख जाएं? लेकिन ये एक बात को बढ़ा चढ़ाकर, जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, एक कॉमिक इफेक्ट के लिए या फिर ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए, राइट? इसी का जो ऑपोजिट है, जो उल्टा है, वो है लाइटिटीज। यस, ये ऐसे ही प्रोनाउंस होता है, लिटोट्स नहीं पढ़ते इसको, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज लाइटिटीज। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हाइपरबली में बढ़ा चढ़ा के बात को बोला जा रहा था, इसमें अंडरस्टेट किया जा रहा है, कम बोला जा रहा है उसको, या फिर निगेट किया जा रहा है नेगेटिव में। जैसे जैसे आप कहते हो नॉट अ बैड आइडिया, आपने आप कहना चाह रहे हो कि इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, तो आप कह रहे हो नॉट अ बैड आइडिया, शी इज़ नॉट अनहैप्पी, दो बार नेगेटिव का यूज़ कर दिया, मतलब शी इज़ हैप्पी, राइट? तो इस तरह से जब एक अंडर स्टेटमेंट होता है, उसको जैसे हिंदी में इसको अल्पोक्ति भी कहते हैं, तो अंडर स्टेटमेंट को दिखाने के लिए लाइटिटीज का यूज होता है, राइट? जैसे बाइबल का एक कोट यहाँ पे है कि द सिटी इज नॉट स्मॉल, नॉट स्मॉल मतलब अच्छा खासा बड़ा शहर है। ऐसे ही अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ लाइनें दी है, जैसे अ मिलियन थैंक्स, ये हाइपरबली है, बढ़ा चढ़ा के शुक्रिया कहा जा रहा है। ऐसे ही नॉट अ बैड आइडिया इज लाइट इट इज, ही इज नो फूल, कहने का मतलब है कि वो बहुत वाइस इंसान है, वो समझदार इंसान है, ही इज नो फूल। तो जब उल्टा इफेक्ट देने के लिए कहा जाएगा तो वहां पे होगा लाइट इट इज। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एनाफरा। अब जो एनाफरा है वो म्यूजिक देने के लिए है, मतलब जो भी पोएट्री है उसको रिदम देने के लिए। जैसे आप देखते हो ना नर्सरी राइम्स या कुछ भी, उस पर रेपिटिशन बहुत बार होता है, और रेपिटिशन से एक तरह का म्यूजिक क्रिएट होता है। और आप जानते ही हो कि म्यूजिक भी लिटरेचर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, कि एक एक बेहतर शेर या फिर एक बेहतर गाना हमें याद रह जाता है वो उसके म्यूजिक की वजह से। तो एनाफोरा जो है वो दैट इज द डेलिब्रेट रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस और सेंटेंसेस। तो इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे एक फैज साहब की एक नज्म पॉपुलर हुई थी, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो उसमें बार बार आप देखते हो कि हम देखेंगे वर्ड बार बार यूज हो रहा है। या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की 1963 में एक स्पीच थी, आई हैव अ ड्रीम, बहुत ही फेमस स्पीच है। तो जो वो ब्लैक राइट्स के लिए लड़ रहे थे, उस पर वो एक कल्पना करते हैं कि एक ऐसे अमेरिका की, कि आई हैव अ ड्रीम कि ये होगा अमेरिका में, रेसिज्म नहीं होगा, आई हैव अ ड्रीम दिस। तो बार बार वो कह रहे हैं आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। तो ये एक एनाफोरा का एग्जाम्पल है, राइट? कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में जब कुछ फ्रेज, पर्टिकुलर फ्रेज रिपीट हो रहा है। ऐसे ही चर्चिल की जो स्पीच है वी शैल फाइट करके, उसमें भी वी शैल फाइट बार बार होता है। चार्ल्स डिकेंस का एक लिटरेरी एग्जाम्पल बहुत फेमस है, पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। टेल ऑफ टू सिटीज करके जो नॉवल है, उसका जो पहला पैराग्राफ है उसमें इसी तरह से लिखा है कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ लाइट, इट वॉज द एज ऑफ डार्कनेस। तो इसी तरह से वो लिखते रहते हैं। ये भी एक एनाफोरा का एग्जाम्पल है, इट वॉज द बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? अब इसी से जोड़ के आप देख सकते हैं एपिस्ट्रफी। एपिस्ट्रफी का दूसरा नाम एपीफोरा भी है, एपीफोरा। एपी मतलब है एंड, तो जब एंड में लाइनें रिपीट होंगी उसको बोल देंगे एपिस्ट्रफी या एपीफोरा, और जब बिगिनिंग में लाइनें रिपीट होंगी दैट इज एनाफोरा। तो यहां पर देख सकते हो एक फेमस एग्जांपल है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो लास्ट में जो द पीपल है वो रिपीट हो रहा है। एनाफोरा में बिगनिंग में हो रहा था, जैसे कि आई हैव अ ड्रीम लाइन के बिगनिंग में। सो रिमेंबर दिस, एनाफोरा एंड एपिस्ट्रफी। एपिस्ट्रफी का दूसरा जो नाम बताया मैंने, एपीफोरा। ऐसे ही आप देख सकते हो कि अगला है ऑक्सीमोरन। अब ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स से ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होगा। तो लास्ट ये समझ लीजिए कि ऑक्सीमोरन जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अपोजिट वर्ड्स को साथ में प्लेस कर दिया जाएगा। जैसे कभी आपने सुना है लाउड साइलेंस। अब लाउड है तो वो साइलेंस कैसे है फिर? क्या लाउड साइलेंस इवन पॉसिबल भी है? लेकिन आप इमेजिन करिए कि कोई कोई दुख वाला माहौल है, किसी का एग्ज़ाम नहीं निकला या किसी का ब्रेकअप हो रखा है, और उसके बाद वो साइलेंस में है और एक कमरे में अकेला है।
तो उस टाइम जो साइलेंस भी होती है ना, वो बहुत ज़ोर से लग रही होती है। तो दैट इज़ हाउ लाउड साइलेंस वर्क्स, राइट? ऐसे ही आप अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई-बहनों के साथ कोई मेमोरीज़ बनाए होंगे जैसे, और हम कहते हैं कि बिटर स्वीट मेमोरीज़ हैं। मतलब हमेशा अच्छी नहीं थी, हो सकता है कुछ तीखी और मीठी, कड़वी इस तरह की यादें जो हैं, तो उसको साथ में ले लिया, बिटर स्वीट एक वर्ड बन गया। तो इस तरह से 2 अपोज़िट चीज़ों को जब साथ में रखा जाता है ना, उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। शेक्सपियर जैसे कहते हैं कि पार्टिंग इज़ सच अ स्वीट सॉरो। रोमियो एंड जूलियट की ये लाइन है कि भैया जब बिछड़ रहे हैं 2 लवर्स, तो वो कैसा स्वीट सॉरो है। अब वो दुःख है तो मीठा मीठा दुःख कैसे है होता है। तो बेसिकली वही है कि भई जब व्हेन यू आर इन लव एवरीथिंग सीम्स सो सो गुड, इवन यू एन्जॉय द पेन ऑल्सो। तो उसी इमोशन को दिखाने के लिए ये लाइन है। तो उम्मीद है आप इसको समझे होंगे कि कैसे 2 अपोज़िट वर्ड्स एक साथ आके कुछ तो सेंस बना दे रहे हैं। ऐसे ही जब ये पूरे सेंटेंस में चलेगा, उसको कह देंगे पैराडॉक्स। तो ऑक्सीमोरॉन को पहचानना आसान है क्योंकि सिर्फ 2 वर्ड्स आपने ढूँढने हैं। 2 अपोज़िट वर्ड्स अगर साथ में रखें, दैट इज़ ऑक्सीमोरॉन। पैराडॉक्स में क्या है कि वो जो थॉट है, जो 2 अलग-अलग किस्म का थॉट है, वो लाइन में चलेगा, पूरे सेंटेंस में चलेगा। जैसे कबीर साहब का अगर एक एक दोहा मैं बताऊँ कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब अब हरि है मैं नाही। दिस दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पैराडॉक्स। स्पिरिचुअलिटी को दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग होता है एक्चुअल में। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि इस बात का कोई सेंस नहीं है, जैसे द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, वर्ड्सवर्थ ने कहा है। अब इस पे लगेगा कि चाइल्ड कैसे फादर ऑफ मैन है, लेकिन जब आप देखते हो कि आगे उसका फ्यूचर जो है उसके चाइल्डहुड में ही डिसाइड हो रहा है, उसके थॉट्स जो बन रहे हैं या फिर उसकी पर्सनैलिटी जो बन रही है, उसका सबकॉन्शियस माइंड मेकअप हो रहा है, तो उस सेंस में आप देखोगे तो सही लगता है। ऐसे ही आप हमारे देखिए ऋषि परंपरा में संतोष के बारे में कहा जाता है, तो इंग्लिश में लाइन है लेस इज़ मोर, लेस इज़ मोर। बहुत ही फिलोसॉफिकल लाइन है कि लेस इज़ मोर, मतलब जो कम है वो ज़्यादा है, वो पर्याप्त है। अब ऐसा सेंस शुरू में नहीं बन रहा होगा, लेकिन आप धीरे-धीरे जब देखते हो तो कहने की बात है कि जब आप कम में भी खुश हैं तो ऑब्वियसली वो आपके लिए ज़्यादा है। तो इस तरह से एक फिलोसॉफिकल सेंस को लेके समेटे हुए पैराडॉक्स रहता है, जो स्टार्टिंग में बहुत ही कंट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन इट एक्चुअली हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा टर्म्स हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।